मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, मतलब राज्य से संबंधित आपके सामने जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रमुख बिंदु होते हैं, है ना, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का माइनर का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? पॉलिटिकल साइंस का माइनर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है, या फिर अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का पेपर होता है, उससे संबंधित कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। कैसा वीडियो होने वाला है? कंप्लीट वन शॉट वीडियो रिवीजन वीडियो होने वाला है, जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन कराऊंगा। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारी की सारी यूनिट का आपको विस्तार से रिवीजन देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना है और सभी बच्चों को टारगेट दे रहा हूं 25,000 सब्सक्राइबरों का। कितना? 25,000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट कराने, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। समझ में आ गया? 25,000 सब्सक्राइबर आप पूरे कराओगे और आप खुद भी सब्सक्राइब करोगे, और आपका ही चैनल है भाई, अपने दोस्तों को भी आपके सामने एग्जाम देने जाते हो, 10-15 लोग आपको मिलते हैं, सब में यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल खोलो और सब्सक्राइब करो। समझ लो कि आपका खुद का ही चैनल है एक प्रकार से। आपके जितने भी दोस्त हैं सबका सब्सक्राइब करा दो भाई। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? साथ के साथ काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो पीडीएफ पढ़ा रहे हो ये कहां पर मिलेगी आप हमें? जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे, आपके सामने ऊपर की तरफ आना है यूनिवर्सिटी चैंपियन पीडीएफ पर, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से वाले सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आना है, और कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और सर्च करना है क्या? माइनर। देखो, माइनर सर्च करोगे तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है। काफी बच्चे कहते हैं सर मैंने सर्च किया लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपका एम जो लिखा गया ना, वो कीबोर्ड में कैपिटल लेटर में लिखा गया है, वो नहीं लिखना है। छोटे लेटर में आपके सामने MIN और लिखो सारा सारा, और नीचे की तरफ आ जाना है। यहां पर देखो, फिर नीचे की तरफ आओगे तो माइनर BA ऑल सब्जेक्ट के नाम से, फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से जो पीडीएफ, इस पे डाउनलोड करके क्लिक करोगे तो पहले पन्ने पर आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पॉलिटिकल साइंस के नाम से लिखा हुआ आगे, वो पीडीएफ आपको पढ़नी है। सारे के सारे नोट्स आपको यहीं से रिवाइज कर लेने हैं भाई। चलिए शुरू करते हैं। राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति के बारे में समझाइए। मतलब राज्य क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति के बारे में बताना है। राज्य की परिभाषा, राजनीतिक विज्ञान में राज्य सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब कोई भी राज्य, राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राज्य है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई होता है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। समझ में आ गया? अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार व गांवों का संघ है। भाई आपके सामने आपके राज्य में क्या है? अलग अलग लोग जो परिवार पाए जाते हैं, अलग अलग गांव पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के संघ पाए जाते हैं। तो इन सब लोगों का राज्य, परिवार व संघ है। इन सब लोगों का आपके सामने जो क्या रहता है, इन सभी लोगों का एक जो जमावड़ा है, एक जगह जो रहते हैं आपके सामने, उन जो संघ होता है सभी लोगों का, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कैसे प्रकार के जीवन का उद्देश्य? मतलब एक पूरा का पूरा जीवन जिए। कैसा जीवन जिए? एक हंसी खुशी वाला, सुख समृद्धि वाला जीवन जिए और आत्मनिर्भर रहे। सभी लोग भैया आपके सामने अपने खुद के पैसे कमाए, खुद की जितनी भी जीवन यापन से जो भी चीजें हैं उनको प्राप्त करें। इस प्रकार का जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने का किसका उद्देश्य भैया आपके सामने? राज्य की अवधारणा, राज्य के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। आधुनिक अर्थ में गार्नर की परिभाषा सर्वाधिक स्पष्ट है। अरस्तु ने तो क्या बताया कि राज्य क्या? एक परिवार व आपके सामने जो गांव का एक संघ है। लेकिन गार्नर ने क्या बताया आपके सामने? राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह जो पृथ्वी के निश्चित भाग पर निवास करता है। क्या कहा? राज्य पृथ्वी पर एक कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आ गया? गांव राज्य कहां पर हो सकता है भाई? कहां पर भी। अब ऐसे नहीं कि समुद्र में बसा हुआ है, स्थल पे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वहां पर कहीं पर भी निवास करने वाले लोगों को राज्य के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। मतलब आपके सामने उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं है, बाहरी नियंत्रण से मुक्त है और एक संगठित सरकार के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक संगठित होकर, एक जगह एकजुट होकर रहकर काम करते हैं। संगठित होकर उनका रहने का काम है। राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अगर हम किसी भी राज्य को समझना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों को मुख्य रूप से समझना होगा। पहला दृष्टिकोण है सवयक प्रकृति। सवयक प्रकृति क्या होती है?
प्राचीन विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु राज्य को एक जीवित शरीर की तरह मानते थे। मतलब प्लेटो और अरस्तु क्या मानते थे, जैसा अपना जीवन एक शरीर शाश्वत व जीवित है ना, उसी तरीके से जो अनेक प्रकार के विचारक है जैसे प्लेटो और अरस्तु ने जो राज्य को भी एक शरीर की तरह माना है। जैसे शरीर के अंगों का महत्व शरीर से अलग होकर कुछ नहीं है। मतलब शरीर के अंग है ना, जब शरीर से अगर कोई अंग अलग हो गया, जैसे हाथ आपका अलग हो गया, तो उसका कोई महत्व रह जाएगा? कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वैसे ही व्यक्ति का महत्व समाज के भीतर है। अब तो एक बात बताओ, आज थारा गांव में तो थे नीरी चौधर कर्सको हो ना, है ना, परिवार में कर्सको, लेकिन थे उत्तर प्रदेश में चल जाओ, दूसरा राज्य में चल जाओ, बिग्गी बिल्ली बनना पड़ जाए ना। क्यों? क्योंकि आपके सामने हमारा महत्व कहाँ है? हमारा उस समाज में, हमारे उस गांव में, हमारे उस परिवार में हमारा महत्व है। उससे बाहर अगर हम चले जाते हैं तो हमारा उतना महत्व नहीं रह पाता है। यांत्रिक प्रकृति, उदारवादी विचारक राज्य को एक यंत्र और मशीन मानते थे। जो अलग अलग प्रकार के जो उदारवादी विचारक है ना, उदारवादी विचारक क्यों? जो समाज की भलाई सोचे, सारी दुनिया को भला सोचा, यहाँ का जो विचारक है, इन्होंने राज्य को क्या माना? एक यंत्र। जैसे एक मशीन और एक यंत्र होता ना, ऐसे ही आपके सामने राज्य को इन्होंने यंत्र के रूप में माना, जिसे मनुष्य ने अपनी जरूरतें जैसे सुरक्षा और न्याय के पूरा करने के लिए बनाया। मतलब जैसे अपन कोई भी मशीन और कोई भी यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, आपको किसी चीज की जरूरत होती है उसके लिए करते हैं। उसी तरीके से आपके सामने जो समाज है उसको भी इसी तरीके से प्रयोग किया जाता है। वर्ग प्रकृति, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र माना गया। क्या कहा गया? मार्क्सवाद में क्या कहा गया? राज्य एक वर्ग से दूसरे वर्ग का क्या करता है? शोषण करने का भी काम करता है। बड़ा राज्य छोटे राज्य को क्या करता है भाई? आपके सामने उस पर आक्रमण कर लेगा, वहां के लोगों को परेशान करने का काम करता है। और शक्तिशाली आर्थिक वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। भाई जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वही समाज को चलाने का काम करते हैं। किसने कहा आपके सामने? मार्क्सवाद ने कहा। मार्क्सवाद का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ना, किस किस को आता है? कमेंट बॉक्स में बताना भाई। राज्य के तत्व कौन कौन से? संक्षेप में बताइए, राज्य में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भाई? किसी भी संगठन को राज्य कहलाने के लिए 4 अनिवार्य तत्वों का होना जरूरी है। मतलब कोई भी जो संगठन है, चाहे वो छोटा संगठन है चाहे बड़ा संगठन है, अगर वो राज्य कहलाएगा तो उसके अंदर 4 तत्व होने चाहिए। मतलब 4 मुख्य बिंदु होने चाहिए। कौन कौन से? पहला मुख्य बिंदु जनसंख्या। उसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में क्या देखने को मिले भाई? जनसंख्या देखने को मिले। राज्य मनुष्य का एक ऐसा समूह है जो जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बिना जनसंख्या के हम क्या नहीं समझ सकते? कोई भी राज्य है उसको नहीं जान सकते, उसको नहीं समझ सकते। समझ में आ गया? तो कोई भी राज्य में जनसंख्या होनी जरूरी है। अब तो एक बात बताओ, कोई एक को राज्य है जिम लोग ही को नहीं रही, जमीन तो घनी पड़ी है, तो कोई राज्य कहलाओगे के? कौन कहलावा है? जनसंख्या होनी बहुत जरूरी है। हालांकि राज्यों की आदर्श जनसंख्या कितनी हो इस पर कोई मत, अलग अलग प्रकार के मतभेद है। मतलब एक बढ़िया जो राज्य है भाई, एक राज्य के अंदर एक 10 किलोमीटर में कोई एक आदमी पाया जाता तो वो भी राज्य है, और 10 किलोमीटर में आपका 10,000 लोग पाए जाए वो भी राज्य है ना। तो कितना एक बढ़िया राज्य होने के ज्यादा होना भी नुकसान है और कम होना भी नुकसान है। तो एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस पर अलग प्रकार के विचारधाराओं के मत थे। पहले प्लेटो के समय इतनी जनसंख्या नहीं होती थी तो 5,000 लोगों को मानते थे, और आपके सामने रूसों ने 10,000 की बात कही है। लेकिन 10,000 की जनसंख्या तो आजकल एक गांव पहुंच है, राज्य की बात थी देखो। लेकिन वर्तमान में यह करोड़ों में पहुंच गए। लेकिन आज का समय एक राज्य में कितनी जनसंख्या मिला? करोड़ों में जनसंख्या मिला। क्यों? टाइम में लोग ही को नहीं आया करता, प्लेटो और एक रूसो के टाइम पे। निश्चित भूभाग, फिक्स टेरिटरी, राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना आवश्यक है। कोई भी राज्य है उसका एक निश्चित क्षेत्र होना बहुत जरूरी होता है। खानबोस कबीले राज्य नहीं बना सकते जिसमें भूमि जल व वायु क्षेत्र शामिल होते हैं। मतलब आपके सामने जो कोई भी राज्य होता है उसका फिक्स भूगोल होना चाहिए। भाई अपना राजस्थानों को फिक्स भौगोलिक क्षेत्र है, अं उत्तर प्रदेश हरियाणा जितना भी, सबको आपको एक फिक्स भौगोलिक क्षेत्र पाया जा है। इसमें भूमि जल व वायु क्षेत्र होते हैं, और इसमें अपनो जो राजस्थान है ये पर अपना भूमि पर भी अपनो कंट्रोल है, वायु पर भी अपनो कंट्रोल, और जल पर भी अपनो नियंत्रण देखने मिला है। सरकार, यह राज्य का सर्व कार्यकारी अंग होता है। आपके सामने सरकार क्या होती है? कोई भी राज्य को चलाने वाला अंग होता है। कौन? सरकार। राज्य की इच्छाओं को लागू करने के लिए कानूनों को बनाए रखने का सरकार का होना अनिवार्य है। मतलब कोई भी राज्य है उसके कानूनों को लागू करने के लिए आपके सामने क्या होना चाहिए? सरकार का, गवर्नमेंट का होना अनिवार्य है।
सरकार के लिए बिना राज्य अमूर्त है, मतलब सरकार के बिना, मतलब कोई भी सरकार के बिना कोई भी राज्य ना, उसका कोई महत्व नहीं है, उसके बिना अमूर्त लगती है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो सरकार में जनसंख्या भी होनी चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट सरकार को होना भी जरूरी है। कोई ना कोई हुण जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, एक मुख्य व्यक्ति होना भी जरूरी होता है। अगला पॉइंट है संप्रभुता। यह राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता किसकी बात करती है? कोई भी राज्य है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसको संप्रभुता या आपके सामने सोवरेनिटी के नाम से जानते हैं। राज्य आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है। कोई भी जो राज्य है वो अंदर से आपके सामने सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत होता है, और बाहरी रूप से किसी अन्य विदेशी शक्ति का अधीन नहीं होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए? कोई भी बाहरी शक्ति का अधीन भी नहीं होना चाहिए, और आपका सामने खुद ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने आप में। 1947 में भारत राज्य नहीं था क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। आप 1947 से पहले आप खुद ने क्या कौन कर सकता? राज्य कौन कर सकता? क्यों? क्योंकि आप अंग्रेज जो विदेशी हुकूमत नामक विदेशी शक्ति है उसके अधीन थे भाई। हमारे पास खुद की शक्तियां नहीं होनी चाहिए, नहीं थी मतलब। तो कोई भी राज्य होने के लिए चार चीज होनी जरूरी है। उनके पास जनसंख्या होनी चाहिए, फिक्स भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, सरकार को हिस्सा होना चाहिए, और दूसरी शक्तियां का अधीन नहीं होना चाहिए। यूनिट नंबर 2, तानाशाही और लोकतंत्र। तानाशाही और लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होती है तानाशाही, क्या होता है लोकतंत्र? तानाशाही और लोकतंत्र शासन की दो विपरीत प्रणालियां होती हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र में क्या देखने को मिलती है? जनता के द्वारा किए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं भाई? अपन लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तानाशाही में क्या होता है भाई आपके सामने? तानाशाही में एक व्यक्ति के द्वारा आपके सामने शासन देखने को मिलता है। भाई नॉर्थ कोरिया में किम जोंग को शासन देखने मिला है, तो कौन सा शासन है? तानाशाही शासन है। लोकतंत्र में जनता को शासन देखने मिला है। समझ में आ गई? तो भारत में जनता ही शासन करती है। हम अपने प्रतिनिधित्व तो खुद चुनते हैं। चुना होना थे, वोट दे के वो सरपंच ने चुनोगा, जो मेयर ने चुनी भाई है ना, आप एमएलए चुना, एमपी चुना, तो आपने कठे न कठे प्रतिनिधित्व देखने मिला है। काला मिलेगा जाके खड़े जाए, क्यों भाई हमारी सड़क क्या कौन बनाई, हमारे पानी की कमी चल रही है ना, तो वो अपने संसद में बात रखोगे, कानून बनेगो, और वो उकले अपना अलग अलग प्रकार की नीतियों को निर्माण होगा। स्वतंत्रता, नागरिकों को मौलिक अधिकार और भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। कट्ठे भी थे खड़े होके अपने भारत का प्रधानमंत्री ने के को आपका सामने की कमियां गिनास को, मुख्यमंत्री ने सुनास का नापा। क्यों? अपना ने भाषण देने का, अपना ने अपना विचार रखने का कई मौलिक अधिकार प्राप्त थी। जबकि तानाशाही में व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है। किसका? कोई भी व्यक्ति, उसकी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, उसकी खुद की स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है। उत्तरदायित्व है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार भाई कोई की भी हो, सरकार परमानेंट नहीं है, सरकार आती जाती रहेगी। जनता परमानेंट है, जनता ही चुने है सरकार ने, है ना। तो जनता सवाल पूछ के आपके सामने किने सरकार नबा बात है, पूछे को निभा बात अलग है। तानाशाही किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। जो तानाशाही जो लोग होते हैं ना, वो किसी के उत्तरदायित्व नहीं रहते हैं, अपने आप के सामने जो उनके मन में आए वही करते हैं भाई तानाशाही वाले लोग। समझ में? किम जोन का मन में बोले का बाल खून कटाना तो कौन नहीं कटाना, आया की पैंट कौन पहननी तो कौन नहीं पीर्स को। कानून का शासन, यहाँ संविधान का कानून सर्वप्रिय होता है, मतलब जो संविधान है उसका कानून सबसे बड़े उच्च स्तर पर देखने को मिलता है। तानाशाही की इच्छा ही कानून है, मतलब तानाशाही में क्या है भैया, थारी जय की इच्छा आगे आगे लगा जो मन में आगे कि काल से कोई भी आदमी सब का सब आदमी सफेद बाल कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा भाई, उनको मन में आगे समझ में आगे। और लोकतंत्र में क्या है? संविधान के हिसाब से सभी चीजें चलती है, कानून के हिसाब से सारा का सारा समाज और देश चलता है। चुनाव, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई हैं, उनका मन में आगे वो सारा काम कर सके, कदे कौन कर सके। चुनाव कैसे होते हैं? निष्पक्ष और नियमित। लगभग आपके सामने समय समय पर चुनाव देखने को मिलते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। तानाशाही में या तो चुनाव होते नहीं या दिखावटी होते हैं। किम जोंग आपके सामने उत्तर कोरिया में चुनाव करे 99% से ज्यादा, 99.99% हमेशा क्या रहेगी? मतदान रहेगो और हमेशा वही जीतेगो। क्यों? क्योंकि पार्टी एक है, जीतना ही वो, सिंबल ही एक है, और किन वोट देने को अधिकारी को नहीं है। लोकतंत्र में सहमति का महत्व, मतलब लोकतंत्र में सभी लोगों का महत्व, सभी लोगों का अगर सहमति होती है तभी कोई फैसला लिया जाता है। जबकि तानाशाही में दमन और डर होता है। जबकि तानाशाही में क्या देखने को मिलता है? लोगों को डरा धमका कर कोई भी कार्य किया जाता है। आधुनिक युग में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया। आज के युग की बात करें उसमें लोकतंत्र को सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया माना गया है, क्योंकि ये मानवीय गरिमाओं का सम्मान करता है। क्या करता है? जो हमारी मानवीय गरिमाएं हैं उसका सम्मान करने का
काम करता है, हमारे मूल्यों का, हमारी विचारधाराओं का सम्मान करता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। लोकतंत्र के गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए कि लोकतंत्र के क्या फायदे हैं, क्या कमियां हैं, क्या नुकसान है, क्या गुण दोष है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लोकतंत्र के गुण, पहला समानता और स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। मतलब जो लोकतंत्र में क्या होता है, जितने भी जो लोग पाए जाते हैं ना, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। चाहे कोई आपके सामने अगर कोई व्यक्ति ने गलती की है, तो चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, चाहे आपके सामने एक आम व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को बराबर संविधान के अंतर्गत सभी नियम कायदों को मानना पड़ेगा। सभी लोगों के लिए बराबरी का अधिकार देखने को मिलता है। जन कल्याण, सरकार का मुख्य जो उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करने का होता है। क्या उद्देश्य है भाई सरकार को? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सुख मिले। क्या अधिकार भाई? ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके सामने सुख की प्राप्ति हो। जन कल्याण आपके सामने मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता है उसको सबसे ज्यादा सुख मिले, यही किसका है? जन कल्याण की भावना देखने को मिलती है लोकतंत्र में। राजनीतिक शिक्षा, चुनाव और चर्चाओं के माध्यम से सामान्य जनता और राजनीतिक अधिकारों की शिक्षा मिलती है। कि चुनाव और चर्चा का माध्यम से जो सामान्य जनता है उनकी राजनीति और उन अधिकार करने की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। समझ में आ गई? मतलब कोई भी राजनीति में भाग ले इसका भैया, लोकतंत्र में ले इसका है ना थारा मन में थे भी अगर आयु और थारी अगर शिक्षा सारी चीज सही है तो थे भी केकर्स को राजनीति में भाग ले इसको। क्रांति से सुरक्षा, चूंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, सरकार के द्वारा चुनी जाए, जनता द्वारा चुनी जाए, इसलिए सरकार बदलने पर हिंसा या क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई जो जनता चुने है ना, उसका कि कोई आदमी को वोट दियो वो कौन जीते, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर ले। क्यों? क्योंकि अगली बार देखो जना जीत जाओ। समझ में आ गई? तो किसी प्रकार की हिंसा व क्रांति नहीं देखने को मिलती है। केवल मतदान से ही आपके सामने क्या हो जाता है? सरकार में बदलाव देखने को मिलता है। लोकतंत्र में दोष कौन से होते हैं? पहला था अयोग्य का शासन, आलस को। जैसे प्लेटो ने कहा, क्या कहा है प्लेटो ने? इसे भीड़तंत्र कहा है। भीड़तंत्र क्यों कहा? जिसके भाई जो सबसे ज्यादा लोगों की सहमति से ही सरकार बनती है, तो भीड़ हो गई वो, तो इसीलिए उसको भीड़तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें गुण की बजाय संख्या बलों का महत्व अधिक होता है। लोग जो प्लेटो ने क्या कहा भाई, आपके सामने उरे कोई संख्या बल को कोई मतलब ही कोई नहीं। उरे तो जी आदमी का जितना ज्यादा वोट मिलेगा, जितना ज्यादा आपके सामने कोई संख्या बल है, उसके आधार पर वो जीत जाए। समझा? तो गुणों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, संख्या बल को ज्यादा महत्व दिया जाता लोकतंत्र में। खर्चीली प्रणाली, चुनाव प्रसार व प्रशासनिक मशीनरी पर भारी धन खर्च होता है। तीसरे दिन चुनाव होते रहते हैं, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, तो सरकारी काम होते नहीं रहते हैं। राजनीतिक दल वो आपके सामने चुनाव प्रचार में पैसे वगैरह बहुत ज्यादा खर्च होता है। निर्णय में देरियां, लंबी चर्चाएं और प्रक्रियाओं के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी हो जाती है। भारत में ऐसी लोकतांत्रिक परंपरा है, जब कोई कानून का निर्माण होता है तो एकदम सफेद पन्नों पर वो कानून लिखे जाते हैं, और जो जनता तक पहुंच जाते हैं तो वो इतने कार्यालयों से गुजरते हैं, अलग अलग प्रकार के सरकारी दफ्तरों से गुजरते हैं कि उनके पन्ने भी पीले पड़ जाते हैं। इस कथन को तात्पर्य यही है भैया कि भारत कोई भी लोकतंत्र हो ना, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई भी फैसला लेने के लिए 10 अधिकारियों पूछना पड़े, और एक लेके ये प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय और आपके सामने क्या है आप व्यक्त है वो खर्च हो जाता है, जो जिस समय जो काम होना चाहिए था वो कभी हो ही नहीं पाता है। भ्रष्टाचार, सत्ता प्राप्त करने के लिए अक्सर धन और बाहुबल का गलत प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी अगर राजनीति में अगर कोई सत्ता को प्राप्त करने के लिए धन और बाहुबल है उसको प्रयोग बहुत ज्यादा करे जाए। यूनिट नंबर 3 की बात करें, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है। देखो यूनिट नंबर 3 शुरू करी हूं। पहले सबसे पहले एक ही बात करना चाहूंगा कि अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे, मतलब सब्सक्राइब, मजाक कर रहा हूं, ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई करो। 25,000 सब्सक्राइबर का अपने करीब पहुंचना ही, अपना दोस्तों ने बोल बोल के कराओ चाहिए, लेकिन कराओ, कराना है थाने, है ना। मेरा चैनल, आप हमारा चैनल है सबका, इसमें आपका भी योगदान है। आप एक एक बच्चा मेरे को ऐसे बोलता सर वो पीडीएफ चाहिए, वो मुझे कंटेंट चाहिए, मिलता आपको, मैं प्रोवाइड कराता हूं। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है चैनल को आगे बढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे ना तो आपके जितने दोस्त हैं सबसे चैनल को सब्सक्राइब करा दो भाई। समझ में आ गया? ताकि उनको भी उस कंटेंट का फायदा मिल सके।
स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव ही नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपके सामने जितने जो बंधन देखने को मिलते हैं उनका अभाव, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के अनुकूल परिस्थितियों का आना है। मतलब जय मान लो कोई भी व्यक्ति है, स्वतंत्रता का अर्थ यो ही कि कोई आदमी ने खुल्लो छोड़ दियो, है ना। एक अर्थ यो भी है कि उन विकास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिले। जब थान मान लो थारा घर का है, थान पढ़ाई करने के लिए जयपुर तो भेज दिया, स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन ना तो कोचिंग का फीस दी, समझ में आ गई, ना था कठे कॉलेज में डाले, बस उठे थे घूम रहा, तो कोई मतलब नहीं, स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन था ना विकास कठे हो रहे थारो कोई नहीं हो रहे। तो ये आपका व्यक्तिगत विकास होना भी जरूरी होता है, तभी उसी को स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता, इसका अर्थ है व्यक्ति को कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं हो, मतलब कोई भी व्यक्ति है उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध नहीं देखने को मिलता है, उसको नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है राज्य द्वारा ऐसे नियमों का निर्माण किया जाए जिसे कमजोर वर्ग भी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, हर वर्ग ने, समाज को, चाहे गरीब वर्ग है, चाहे कमजोर वर्ग है, चाहे पढ़े लिखे वर्ग है, चाहे पिछाड़ो वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, सब वर्ग ने अपने अपनी स्वतंत्रता, अपना अपना अधिकार दें। या भारत सरकार के करे जो अमीर लोगों से टैक्स खरीद के गरीब लोगों ने वो टैक्स है उन्हें आगे बढ़ाने को काम करे जाना, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। समानता, समानता का अर्थ ये नहीं है सभी लोगों को समान वेतन मिले, बल्कि उसका विशेष अधिकारों का अभाव हो। मतलब कोई भी आदमी ने वेतन तो बराबर दे दियो, लेकिन वो समान ही कौन खरीद पा रही हो, कोई चीज ही कौन खरीद पावे, जठे जानो चाहो घूमना चाहो उठे घूम ही कौन सके, तो बा कदे भी इक्वेलिटी समानता का नाम से कौन जाने जा। कोई भी व्यक्ति है उसको अपने विशेष अधिकारों का अभाव नहीं होना चाहिए, बोलने का, घूमने का, संगठन बनाने का, मतलब जितने मौलिक अधिकार है ना, बस सारा सारा उन्हें मिलना चाहिए। कानूनी समानता, कानून की नजर में सभी व्यक्तियों का समान होना जरूरी है। समानता कब होती है, जब कानून की नजर में सभी लोग समान होते हैं। क्या, कानून की नजर में जब सभी लोग समान होते हैं तभी समानता आती है। अगले वाला सामाजिक समानता, जाति, धर्म व लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिले। मतलब आपके सामने जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी प्रकार की भेदभाव नहीं देखने को मिले, इसी को सामाजिक समानता के नाम से जाना जाता है। कौन सी समानता, सामाजिक समानता के नाम से हम जानते हैं। स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध होता है, जैसे कुछ विचारक, लॉर्ड एक्टन ने इन्हें एक दूसरे का विरोधी माना है। क्या माना है, कुछ विचारधारकों ने क्या किया आपके सामने, जो लॉर्ड एक्टन नाम का जो विचारधारक थे, जिन्होंने क्या माना है, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का घोर विरोधी माना है। क्योंकि समानता लाने के लिए स्वतंत्रता पर आपके सामने प्रतिबंध लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करोगे भाई, आपके सामने अमीर लोग, गरीबों का विकास करना पड़ेगा, तो आपको अमीरों से पैसा लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता क्या होगी, बाधित होती है। हालांकि आधुनिक विचारक लोस्की ने इसे पूरक माना है, मतलब बराबरी का ऐसा माना है, समानता और स्वतंत्रता केवल अमीरों की विशेष अधिकार नहीं मिल जाए, बनकर रह जाए। समझ में आ गया। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति, सत्ता और वैधता से आप क्या समझते हैं, क्या होती है शक्ति, क्या होती है सत्ता और वैधता क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये तीनों उदाहरणें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शक्ति, सत्ता और वैधता एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। शक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति का अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने की शक्ति। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति को, उसी को शक्ति के नाम से जाना जा सकता है। जैसे झारखंड कोई धन पे, बल पे, कूटनीति के आधार पे कोई भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। जब मोदी जी भाई अपने भारत का प्रधानमंत्री, कोरोना आया तब के बोले थाली बजाओ बोलो, तो सारा का सारा भारत का लोग थाली बजाई, तो भाई उनके अंदर शक्ति है, तभी तो लोगों की विचारधारा को बदलने का आप क्या क्या काम किया, नहीं बजा दोगे थे थाली, शर्म आओ था। तो यही आपके सामने लोगों की, दूसरों का व्यवहार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवा लो, उसी को शक्ति के नाम से जाना जाता है। सत्ता, जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है, जब जितनी भी जो शक्ति होती है उसको ऑथेंटिसिटी मिलती है, वैधता प्राप्त होती है, उसी को सत्ता के नाम से जाना जाता है। तो क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। उदाहरण के लिए एक डकैत के पास शक्ति है, लेकिन वह पुलिस कर्मी के पास सत्ता होती है। मतलब डकैत के पास शक्ति गणी है, लेकिन वैधता की के पास है, पुलिस कर्मी के पास। जल्दी जाओ, जब नाड़ पकड़ लिया आपके सामने की डाकू की, समझ में, क्यों, उसके पास अथॉरिटी है। सत्ता का अर्थ शक्ति जिसे जनता सर्वप्रिय करे और उसका पालन, उसका कर्तव्य समझे। सत्ता क्या हो भाई आपके सामने, सत्ता यह आ जाए, मान लो कि चुनाव में जीत के थारा एमएलए एमपी पूछे, उन्हें अफा वो अधिकार दिया,
कि आपा उन्हें चुनिया ही, आपा अधिकार दियो कि अपने बदले बात रखेगा, तो वह कहीं सत्ता में है। तो शक्ति जनता क्या करती है, आपके सामने अपनी शक्तियों को कुछ हिस्सा आपके सामने अपने प्रतिनिधित्व को सौंप देती है, वही सत्ता कहलाती है आपके सामने, जिससे वो नियम कायदों से चले और आपके हक के फैसले ले सकें। वैधता, वैधता वो आधार होती है जिसके कारण लोग अपने शासन या आदेश को सही मानते हैं। क्या होती है वैधता? वैधता वही चीज होती है कि लोग भाई अपने उनका जो शासन या आदेश को सही मानते हैं कि उन्हें कैसा काम करना चाहिए। मैक्स वेबर ने वैधता को 3 स्रोत बताए। क्या बताए? परंपरागत, सदियों से चले आने वाली प्रथाएं, जैसे कि राजा है, पुराने समय से आपके सामने प्रथा चली आ रही है भाई आपके सामने। करिश्माई, नेता या जादुई व्यक्तित्व। करिश्मा क्या होता है? कोई भी आपके सामने कोई जादुई व्यक्ति है, कोई भाई बहुत तगड़ो नेता है जिन बहुत तगड़ो ज्ञान है ना। तार्किक व कानूनी, संविधान व नियमों पे आधारित आपके सामने, जैसे आधुनिक जो प्रधानमंत्री होते हैं उसको क्या कहा जाता है भाई आपके सामने? कानूनी। 3 प्रकार के आपके सामने वैधताएं। परंपरागत, पहले का समय कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होकर, तो राजा सबसे ज्यादा ताकतवर होकर, तो परंपरागत वैधता आ गई। करिश्माई क्या होगी? कोई जादुई नेता, कोई बीच में कोई आंदोलन करके एक बड़ा नेता बन गो, वह करिश्माई वैधता है। तार्किक वैधता क्या है? संविधान व नियमों को मानकर कोई भी इंसान के पास शक्ति आती है, वो तार्किक कानूनी वैधता के नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, शासन के अंग। कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका व न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। यूनिट नंबर 4 को अपन शुरू करने वाले हैं। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापालिका, जिसका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना। मुख्य व्यवस्थापालिका को क्या काम है भाई आपके सामने? जितना भी जो कानून है ना, उनको निर्माण करने को काम है आपके सामने? व्यवस्थापालिका को काम है। भारत में जिसे संसद कहा जाता है, बजट पारित करती है, कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। व्यवस्थापालिका क्या करती है भाई आपके सामने? जितने भी जो कानून निर्माण करने का काम करती है। भाई संसद में बैठे लोग क्या करिए? कानून को निर्माण करिए। जय जी राम जी एक नया कानून लेके नरेगा को जी राम जी लो, तो वो क्या करे भाई? वो कानून कहां पे पारित हुआ आपके सामने? हमारे संसद में पारित हुआ। कहां पर पारित हुआ भाई? हमारे संसद के अंदर वो आपके सामने कानून पारित होता है। तो व्यवस्था पालिका का यही काम आपके सामने, जिसे संसद के नाम से जाना जाता है, बजट पारित करना या आपके सामने कोई भी कानून को नियंत्रित करना। कार्यपालिका, इसका काम व्यवस्था पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। मतलब व्यवस्था पालिका कार्यपालिका को क्या काम है? जो संसद जो कानून बनाए ना, उसको उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना। जया अब ये जितना भी जो सरकारी कर्मचारी है ना, ये आए कार्यपालिका के अंदर। जया अब जी राम जी नामक जो आपके सामने नरेगा को आपके सामने, मनरेगा का आपके सामने क्या देखने को मिलता था? कानून को बदल दिया गया। अब इसको ऐसे थोड़ी है कि आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने देखकर जाएंगे भाई, मेट देखोगो, फिर आपके सामने जो पटवारिया ग्राम सेवक देखोगो, वीडियो देखोगो, आपके सामने ऊपर को पंचायती राज को विभाग को अधिकारी होगा वो देखोगो। तो ये सब के सब जो कार्य हैं जिनको लगाने का जो प्रशासनिक लोग होते हैं, जो क्या करते हैं? आपके सामने कानूनों को निर्माण करने का काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नौकरशाह शामिल होते हैं। जितने भी पद हैं संवैधानिक और आपके सामने संवैधानिक पद जितने भी हैं और आपके सामने, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। न्यायपालिका, इसके कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। जितने भी जो कानून होते हैं सबकी सब व्याख्या किसमें की जाती है? न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। विवादों का निपटारा करना सुनिश्चित करती है कि कानून को संविधान के अनुरूप बनाया गया है। ये क्या करती है? न्यायपालिका का काम, जो संसद है और कार्यपालिका, वो क्या वो सही से कानून बना रही है, नहीं बना रही है, इन सबको सुनिश्चित करने का काम किसका होता है भाई आपके सामने? न्यायपालिका का काम होता है। कोई भी संविधान में कोई कानून का निर्माण किया गया, संविधान में बदलाव किया गया, क्या वो कानून के अनुरूप था, संविधान के अनुरूप था या नहीं था, ये कौन तय करती है भाई? न्यायपालिका तय करती है। इन तीनों अंग के बीच में संतुलन ही, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका के बीच में ही संतुलन हो, तभी लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र चल पाएगा। व्यवस्था पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा करने का काम करती है। चलो भाई, शक्तियां पृथक्करण क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? मोस्टक्यू के द्वारा किया गया। मोस्टक्यू ने क्या किया? आपके किताब के अंदर द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया। उनका मानना था शासन की 3 शक्तियां, कानून बनाना, लागू करना व न्याय करना, एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथों में आ जाए तो निरंकुश सत्ता बन जाएगी। सेपरेशन ऑफ पावर क्या मतलब? सत्ता वो अलग अलग हाथों में बटी होनी चाहिए। मतलब एक ही आदमी के आपके सामने
एक ही आदमी नियम को निर्माण करे, एक ही आदमी देखा वो सही है गलत है, और एक ही आदमी न्याय करे, तो वो क्या करोगे, निरंकुश सत्ता में जो तानाशाही में यह चीज देखने मिले कि जो नहीं वह कानून बना वो चाहो तो हटावे, वो मनमा वह का बनावे, समझ में आ गई। तो तानाशाही सरकार होती है ऐसी। निरंकुश पे रोक, अगर सत्ता अलग अलग हाथों में बटी होगी, जब भारत को प्रधानमंत्री घणो बड़ो पद है, लेकिन उनकी मंत्रिपरिषद चाहो कि मैं तो सारो इस्तीफा दे दिया, तो क्या कर लिया प्रधानमंत्री की भी कौन कर पाओ, कौन कर पाओ ना, क्यों सभी के हाथों में आपके सामने सत्ता बटी हुई है। सरकार के किसी एक अंग को बहुत अधिक शक्तिशाली होना, निरंकुश कद होगी जब एक ही आदमी का थम सारी सारी सत्ता हो जाएगी, जब भी तो निरंकुश होगी। लेकिन अगर शक्तियां अलग अलग हाथों में बटी होंगी तो सत्ता है वो आपके सामने कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। स्वतंत्रता की रक्षा, न्यायपालिका व कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, तभी नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी। भाई आपके सामने नेता ही अगर सारा सारा जजन को चुनाव करेगा, तो फिर वह नेता के खिलाफ कदे आपके सामने फैसला दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। जनता न्याय मिल पाओगे, कभी कौन मिल पाओगे। इसीलिए न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका दोनों से अलग होना जरूरी है उसका, और स्वतंत्र होना भी जरूरी है। कार्य कुशलता, प्रत्येक अंग अपने विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे क्या होता है, आपकी शासन की दक्षता बढ़ती है। भाई व्यवस्था पालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, सब अगर अपना अपना काम सही से करें, एक दूसरा काम टांग नहीं अगड़ाऊंगा, तो क्या होगा, काम अच्छे से चलेगा। नियंत्रण और संतुलन, यह सिद्धांत से सुनिश्चित करता है कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पर नजर रखें और अपनी सीमाओं के रहकर कार्य करें। नियंत्रण और संतुलन क्यों है, यह सिद्धांत यही बात करे कि सरकार का तीनों अंग है, आप आपका साबु काम करें, एक दूसरे ने नियंत्रित करने को प्रयास कंट्रोल रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके सामने दूसरा अंग है वो काम ही नहीं कर पाए। तो ये था आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र से संबंधित आपका जो पेपर होने वाला था। अच्छे से पढ़ाया, कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।